हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 28 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर हुआ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें और कैसा पेपर आया है, कितना इजी क्वेश्चन आया है, कितना मॉडरेट क्वेश्चन आया है, कितना टफ क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर, जेई मेन 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी बार जेई मेन में। एजीसीएन का बताए थे हम पहले ही। एजीसीएन ए बी आर है, CH3 CH2 CH2Br। इस पे AgCN ऐड करेंगे तो AgCN में Ag और C के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है ड्यू टू मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ Ag प्लस। Ag प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बन जो है सिल्वर के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और Br पे ऐसे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2, यहाँ पे आ गया N पे प्लस, जो भी लोन पेयर देता है उस पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा C और यहाँ आ गया Ag। अब जो Br माइनस बाहर गया था वो यहाँ से Ag को रिमूव कर लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 N प्लस एंड यहाँ पे क्या आ गया? C माइनस। तो इसका तो NC बन गया। NC ऑप्शन नंबर बी में है और डी में है। वैसे ही AgNO2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? AgNO2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? AgNO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा सिल्वर, तो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहाँ अटैक करेगा, Br को ऐसे बाहर कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2, यहाँ पे N पे आ गया प्लस, डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया OAg। अब इस पे क्या करेंगे? Br माइनस का अटैक करवा देंगे, तो Br माइनस का अटैक करवा देंगे तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH2 N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर का क्वेश्चन है और इसको हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे। चैप्टर नेम इज अल्काइल हैलाइड एंड कैटेगरी इज मॉडरेट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक जगह तो NC आएगा और एक जगह NO2 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज बी। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंडियम है, थैलियम है, एल्यूमिनियम है और Pb है। इंडियम का दो ऑक्सीडेशन स्टेटस स्टेबल होता है, एक +3 और एक +1। लिख लेते हैं इधर, इंडियम का दो ऑक्सीडेशन स्टेटस स्टेबल होता है, सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। ये चारों एलिमेंट्स में सबसे पहले एल्यूमिनियम है, इंडियम है और थैलियम है। ये थर्ड ए का एलिमेंट है। थर्ड ए में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और +1 होता है, इंडियम का भी +3 +1 होता है, थैलियम का भी +3 और +1 होता है। ग्रुप 3A का एलिमेंट है, लेकिन Pb यहाँ दिया है, जो Pb है वो ग्रुप 4A का मेंबर है और इसका दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक +4 और एक +2। तो एल्यूमिनियम में ज्यादा स्टेबल होता है +3, इंडियम में भी ज्यादा स्टेबल होता है +3, थैलियम में ज्यादा स्टेबल होता है +1, इनर्ट पेयर इफेक्ट। Pb में ज्यादा स्टेबल होता है +2। तो +3 +1 एंड +2 आर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। एल्यूमिनियम इंडियम के लिए +3 ज्यादा स्टेबल होगा और थैलियम के लिए +1 ज्यादा स्टेबल होगा। 4A के लिए
पीवी के लिए +2 ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें बोला है कंसिडर द एलिमेंट इन द दिस द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सब एलिमेंट का यदि बात करें हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का और लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोग देख लिए, या तो +3 हो रहा है मैक्सिमम, या तो +2 हो रहा है। पीवी के केस में +2 हो रहा है, इस दोनों के केस में +3 हो रहा है, और इसके केस में +1 भी हो रहा है। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाए तो आंसर होना चाहिए इसका +1, +2 एंड +3। लेकिन इस क्वेश्चन में एक वर्ड और ऐड कर दिया है कि एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का यदि हम लोग बात करें तो एल्यूमिनियम का, जैसे हम लोग लें फर्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम ही है, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी p1 से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। एल्यूमिनियम के बाद इंडियम है, इसमें भी लास्ट में 4p1 आएगा, और इसका 5p1 आएगा, और इसमें लास्ट में 6p1 आएगा। तो ग्रुप में यदि आयनाइजेशन एनर्जी का हम लोग कंपेयर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम का ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन इंडियम का, और इंडियम से ज़्यादा थैलियम का होगा। यहाँ एक्सेप्शन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट और ए फॉर वाइटल कॉन्ट्रैक्शन। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये है। अब पीवी जो है सबसे लास्ट में है। थर्ड ए का सारा एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पे है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 4a का इधर है काशी जी, शंकर, पार्वती। तो पीवी सबसे लास्ट में है। अब थैलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन से ज्यादा होगा या पीवी का ज्यादा होगा? तो थैलियम और पीवी में आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड क्या है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज करता है। तो थैलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा इजी है या पीवी का? तो थैलियम का ज़्यादा इजी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा हुआ? थैलियम और पीवी में पीवी का ज़्यादा हुआ। तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका हुआ? एल्यूमिनियम का। और सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका हुआ? थैलियम से भी ज्यादा है पीवी का। थैलियम से भी ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी पीवी का। तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ एल्यूमिनियम का, और सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ थैलियम का। तो एल्यूमिनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही देख चुके हैं, क्या है? +3 है। और पीवी का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। तो एक का आंसर +3 होगा, एक का +2 होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। तो इसको ऐसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत अच्छा मानेंगे। दिस इज ट्रीटेड एज टफ क्वेश्चन एंड इट इज टेकन फ्रॉम चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन है। बहुत इसमें सोचना पड़ेगा, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि दोनों चीज मिक्स कर दिया है। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट से, ए फॉरवर्डल कॉन्ट्रैक्शन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये पार्ट को रिवाइज करना नहीं भूलिए कल के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करना है। एलिमेंट्स दिया है सेकंड पीरियड का और थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स दिया है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इधर का एलिमेंट लिख लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर एंड क्लोरीन। एक मिनट, एक चीज लास्ट क्वेश्चन में मिस हो गया। एल्यूमिनियम का तो आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है और पीवी का लोएस्ट नहीं है, सबसे लोएस्ट है किसका? थैलियम का। थैलियम का लोएस्ट है, थैलियम का लोएस्ट है। थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आया? +1 एंड +3। तो करेक्ट आंसर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन किसका है? एल्यूमिनियम का। उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? थैलियम का। उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन क्या है? +1। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए +1 एंड +3, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये ऑप्शन मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है गलत है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर +1 और +3 होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको टफ क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे आ गए। हाँ, तो इसमें एटॉमिक रेडियस कंपेयर करना है। एटॉमिक रेडियस में सिलिकॉन है सबसे ज़्यादा। सिलिकॉन कहाँ पे है? यहाँ पे है। सिलिकॉन ज़्यादा रेडियस होगा फास्फोरस का, सही बात है। फास्फोरस से ज़्यादा होगा क्लोरीन से, सही बात है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, सही है। फ्लोरीन का सबसे कम, सही है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड में बोला है मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, सही है। मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा एल्युमिनियम से, सेम पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। देन कार्बन तो सिलिकॉन से भी कम होगा, सिलिकॉन का ज़्यादा है, तो सही है। ऑक्सीजन सबसे कम, सही है, बी भी सही है। ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, ठीक है। एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बोरोन, ठीक है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। देन नाइट्रोजन, बोरोन का ज़्यादा होता है रेडियस नाइट्रोजन से। देन फ्लोरीन, सही है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, बस। ऑप्शन डी में क्या बोला है? बेरिलियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, बिल्कुल गलत है। बेरिलियम का एटॉमिक रेडियस कम होगा मैग्नीशियम से, तो डी वाला गलत हो गया। या डी इज इनकरेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट पूछा है, तो इसे डी हो जाएगा आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर से ही। पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछ दिया, और एक टफ पूछा, एक बहुत ही आसान पूछा। आगे बढ़ जाते हैं। फिर से देखिए, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ रहा है, बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? द मॉलिक्यूल हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे SbF5 है, SbF5 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Sb का होगा +5, फ्लोरीन का होगा 7, टोटल हो गया 40। TnV का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Cn हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 5। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइंड है नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम, एंड देन नंबर ऑफ लोन पेयर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 40 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। 5 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, इंटू 8 मतलब ऑक्टेट, तो ये 0 आ गया। तो यार स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 5 + 0 मतलब 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। sp3 जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, इसलिए ये गलत हो गया, ये नहीं हो पाएगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही आ जाएगा, PCl5 का बहुत फेमस है, और इसका भी sp3d ही आ गया। यहाँ भी देखिए sp3d है, ये तो होगा नहीं, ये C भी गलत हो गया। इसमें SbF5 है, तो ये भी गलत हो गया। SbF5 का भी प्रूफ किया sp3d होगा, तो अब बच गया ये BrF5। BrF5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। BrF5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन का होता है 7, फ्लोरीन का भी होता है 7, 42 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 5, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा? 42 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1। स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा इसका? 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d2। sp3d2 का मतलब कैसा हो गया? Br स्क्वायर पे रख दिए 4 फ्लोरीन को, यहाँ रख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो ये इसका हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो जो मेथड स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि एक तो लोन पेयर हो गया, तो इसका शेप दिखाई देगा स्क्वायर पिरामिडल। शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। जिनॉन O4 का भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जिनॉन O4 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन का होता है 8, इसका 6, 4 इंटू 7, ये हो गया 28 मतलब 42। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 5। नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगा इसका?
42 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, इसका भी लोन पेयर आ गया 1, स्टेरिक नंबर हो गया 5 प्लस 1 कितना आ गया 6, स्टेरिक नंबर 6 आ गया, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2। तो एक ऐसा हो जाएगा जेनॉन, जेनॉन, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया। अब इसमें हम लोग को ऑक्सीजन को प्लेस करना है, तो यहाँ प्लेस कर दिए, और 5 फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन है, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। सॉरी एक लोन पेयर भी है, 4 फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन की जगह आ जाएगा यहाँ पे क्या, फ्लोरीन की जगह आ जाएगा लोन पेयर। तो इसका भी ज्योमेट्री हो गया पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल। तो दोनों का स्ट्रक्चर बहुत इजीली ड्रॉ किया जा सकता है यदि आपको टीएनवी मेथड मालूम है। टीएनवी मेथड स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर, उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन से आप उसका स्ट्रक्चर और शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, और एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का क्वेश्चन था, और इसको हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा गया है। किसी वीक एसिड के लिए उसका डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन x ले लिया है, तो बोला है कि pH माइनस pK का वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए कि HA कोई एसिड है, HA एसिड है, तो क्या देगा H प्लस प्लस A माइनस, T इक्वल टू 0 पे इसका C लेंगे, T इक्वल टू 3 पे क्या होगा C माइनस सी एक्स, ये हो जाएगा सी एक्स अल्फा, x क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसका k जो होता है वो क्या होता है सी एक्स इंटू सी एक्स डिवाइड बाई सी वन माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग को k मिल गया सी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। हम लोग को तो h प्लस चाहिए था, तो ऐसा कर सकते हैं और इजी कर देते हैं इसको। तो k बराबर क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है इंटू ए माइनस डिवाइड बाई क्या एच ए। हम लोग को यहाँ से H प्लस क्या आ जाएगा H प्लस यहाँ से आ जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच ए डिवाइड बाई ए माइनस। अब यहाँ से H प्लस क्या मिलेगा हम लोग को K इंटू इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, एच ए का वैल्यू क्या है इक्विलिब्रियम पे C1 माइनस एक्स है, और A माइनस का वैल्यू कितना है CX है, C कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया H प्लस क्या आ गया K इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। एक K का H प्लस का वैल्यू आ गया। अब H प्लस का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो H प्लस का वैल्यू हम लोग को क्या मिला K इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई K इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये है। अब यहाँ क्या कर लेंगे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग H प्लस इक्वल टू क्या हो गया लॉग K प्लस लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस लॉग H प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग K माइनस लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसको बोलते हैं pH। तो pH बराबर हो गया pK, और ये हो गया माइनस लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। यहाँ से हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए था, यहाँ से हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए था pH माइनस pK का वैल्यू चाहिए था। pH माइनस pK का वैल्यू क्या हो जाएगा pH माइनस pK हो गया माइनस लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन था, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा C3, करेक्ट आंसर इज C, ये आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन था, इसको भी मॉडरेट रखेंगे, मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड होता है ये और एसीटोन होता है ये।
पहला रिएक्शन है आयोडोफॉर्म, दूसरा है कैनिजारो, तीसरा है एल्डोल, चौथा है टॉलिंस एंड पांचवा है क्लेमेंजन। कल का वीडियो में हम बोले थे कि सारा जो टेस्ट है उसको आप पढ़ के जाएंगे। देखिए उसी में बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन आ गया। एस्टल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं? आयोडोफॉर्म टेस्ट देने का कंडीशन क्या होता है? सी डबल बॉन्डो के बगल में CH3 होना चाहिए, तो ये देगा। यहां भी है, ये भी देगा। बी कैनिजारो, कैनिजारो में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, तो दोनों नहीं देगा कैनिजारो। एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों देगा। डी टॉलिंस रिएजेंट, टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन अल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकता है और कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि दोनों में सी डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ACE। करेक्ट आंसर इज ACE। तो इसको हम लोग इजी क्वेश्चन में रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, अल्डिहाइड एंड कीटोन, और यू कैन से कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब केफ के बारे में पूछा है। 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट मोलिकुलर वेट इज गिवन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो गिवन। फॉर्मूला लगा देंगे बस, डेल्टा TF बराबर क्या होता है? KF इंटू M। डेल्टा TF आपको दिया हुआ है 0.4, KF कितना दिया हुआ है कैलकुलेट करना है। मोलिटी क्या होता है? मोलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट? 1 मोल कितना हो जाएगा? बाय 256 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 50 बाय क्या? 1000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ गया 0.4 KF, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये 20 हो गया, तो 20 बाई 256, तो KF का वैल्यू यहां से आ जाएगा 256 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20, तो 256 इंटू 4 डिवाइड बाई 200 हो गया, तो हो जाएगा 256 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, तो आ गया 5.12। 5.12 डी इज करेक्ट आंसर। तो इसको सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है, इजी क्वेश्चन में रखेंगे। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पूछ दिया है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोला है? H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, H2O सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। वी नो दैट डेंसिटी इसका कम होता है, आइस का, वाटर लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेस होगा। अब बोल रहा है क्या? प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं। प्रेशर पहले 1 atm, टेम्परेचर 273 था, प्रेशर क्या कर रहा है? 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर मूव करेगा जिधर वॉल्यूम लेस है। वॉल्यूम लेस किधर है? H2O लिक्विड। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? द अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेज, सही है। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, पहले आइस और वाटर दोनों था, अब क्या हो रहा है? जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो आइस मेल्ट कर रहा है, मेल्ट करके H2O लिक्विड बना रहा है। H2O लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, आइस का अमाउंट डिक्रीज करेगा, तो आइस का अमाउंट डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ऑल्सो डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेज। ये गलत है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम तो डिक्रीज करना चाहिए ना। लिक्विड फेज डिसअपियर कंप्लीटली, गलत है। सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम मेंटेन, प्रेशर हम लोग अप्लाई किए हैं तो इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही, तो सॉलिड भी रहेगा लिक्विड भी रहेगा, कंप्लीटली डिसअपियर कैसे करेगा? दोनों में तो इक्विलिब्रियम है, तो डी वाला भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ए
मॉडरेट क्वेश्चन में हम लोग रखेंगे, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम का फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत लोग पढ़ते नहीं है, तो लेकिन बहुत सिंपल टेक्निक से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में जब भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम इधर कम है तो इधर मूव करेगा। तो दैट क्वेश्चन वाज मॉडरेट एंड फ्रॉम विच चैप्टर, ये मेंशन करना भूल गए, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटम नंबर मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेम एनर्जी। सेम एनर्जी किसका किसका होगा? सेम एनर्जी उसका होता है इसका n प्लस एल वैल्यू सेम होता है। n प्लस एल वैल्यू पहला वाला का 4 है, 2 + 2 4, दूसरा वाला का 3 है, इसका 5 है, इसका भी 5 है, 3 and 4 इज करेक्ट आंसर। इससे इजीएस्ट क्वेश्चन क्या होगा? चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। What is the rate of reaction of releasing CO2 gas with aqueous NH3 which with following compound? पहला दिया है पिक्रिक एसिड, खतरनाक एसिड, इसको हम लोग खतरनाक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, इसका पीके अबाउट 1.4 होता है। ये बेंजोइक एसिड है, इसका पीके अबाउट 3.8 या 9 होता है, एग्जैक्टली हमको नहीं याद है, सॉरी 4 के अबाउट होता है 4। और ये है ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो इससे तो ज्यादा होगा, पीके इससे कम हो जाएगा, 3.8 के आसपास होता है। अब खुद जज कर लीजिए सबसे ज्यादा किसका हो गया, पिक्रिक एसिड, देन 3 देन 2। इट्स करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चन को भी हम आसान ही रखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का पार्ट क्वेश्चन है, तो आसान ही क्वेश्चन है, 1 सेकंड में 2 सेकंड में किया सकता है। और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया जीओसी का, और ये क्वेश्चन भी इजीएस्ट है। कैसे? ये देखिए ट्रोपियम कटायन है, ट्रोपियम कटायन क्लास में बता चुके हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि एरोमेटिक होता है, तो 3 सबसे ज्यादा, 3 किसमें है भाई, ए एंड सी में है। 3 के बाद यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप है जो कि प्लस एम शो करेगा, यहाँ पे 2 ही फिनाइल ग्रुप है जो कि प्लस एम शो करेगा, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है ही नहीं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 5 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, 3 के बाद कौन हो गया, 1 के बाद क्या होगा, 2 के बाद क्या हो गया, 4। आंसर हो गया ए। इजीएस्ट पहले ही लिख चुके हैं जीओसी, इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, हाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन पूछा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम बढ़िया से। क्या बोला है यहाँ पे Cl, इससे पहले QH टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया है बहुत ज्यादा हाई है, और प्रेशर भी मेंशन कर दिया बहुत ज्यादा हाई है, तो भाई SNAR मैकेनिज्म होगा, Cl को रिमूव कर देगा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड SNAR, पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन, SNARAE, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन वाया एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। Cl चल जाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा। चलिए वेरी गुड, पहला स्टेप में हो गया। CO2 ऐड कर रहे हैं, CO2 का पर्पस क्या होता है, CO2 चला जाएगा, CO2 बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल और ये बना लेगा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। थर्ड स्टेप में ये बेसिक मीडियम में जनरली रिएक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा रहेगा OH और यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, फिर इस पे H+ इसलिए दिया जा रहा है, H+ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH GOH, फिर उसके बाद NH3 हीट दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत इजी पूछा है, तो ये बहुत अच्छा पूछ दिया। NH3 यहाँ पे दे देंगे हीट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देगा, CONH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एस हमारा बन गया। एस के बाद क्या बोला है, Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या करता है ये, कुछ नहीं करता है, यहां से CO गायब कर देगा, यहां पे आ जाएगा NH2। और लास्ट स्टेप में आइसोसाइनाइड टेस्ट CH3KOH, जिसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH एंड NH2 बन जाएगा आइसोसाइनाइड। करेक्ट आंसर इज दिस डी। तो 12 का आंसर ये हो गया। इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे भाई, मॉडरेट बोलेंगे। बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, मॉडरेट है। और एक है
क्वेश्चन कहाँ का, ये मिक्स्ड पूरा क्वेश्चन है, फिर भी बोला जाए तो अराइल हैलाइड चैप्टर का इसको क्वेश्चन को बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा रिएक्शन है इसलिए इसको मिक्स्ड क्वेश्चन बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए फिर आ गया थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, चैप्टर नेम पहले ही लिख देते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। लास्ट में आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा पेपर का कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और इजी है कि मॉडरेट है, ऐसे हम लोग एनालिसिस का पीडीएफ बना के आपको देंगे। फिर थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन में क्या बोला है, H2 प्लस हाफ O2 गैस, बढ़िया, क्या बना रहा है, H2O गैस, डेल्टा H दे दिया है -248 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी H2 का दिया हुआ है और O2 का दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, कुछ नहीं, डेल्टा H बराबर लिखते हैं, डेल्टा H क्या है, -248 किलो जूल पर मोल में है। सबसे पहले हम लोग को H2 का HH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, H2 का HH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम लोग को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 222 प्लस 222, ये माइनस में है, ठीक है। तो H2 ब्रेक होके क्या बन गया, 2H गैस बन गया। अब O2 को ब्रेक करना है, O2 को ब्रेक करना है O में, O बन जाएगा, कितना इसको देंगे, हाफ मोल का है तो हाफ इंटू O2 का बॉन्ड एनर्जी कितना है, 250 माइनस, अब ये जो H बना है और O बना है उसको ज्वाइन करना है, बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी देना पड़ता है, बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो दोनों को हम लोग को ज्वाइन करके H2O बनाना है, 2 OH बॉन्ड बनेगा, तो 2 इंटू OH का बॉन्ड एनर्जी, 2 इंटू OH का बॉन्ड एनर्जी, यहां से OH का बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, बस यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वही फर्स्ट सेकंड क्लास का एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कर लेंगे। इधर आ जाएगा 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, इधर आ गया कितना 347 और इधर उसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया, तो इधर हो गया प्लस 248, दोनों को ऐड कर देंगे, 595, तो बॉन्ड एनर्जी OH का कितना हो गया, 595 डिवाइड बाई 2, 29.20, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ये हो जाएगा -248 इज इक्वल टू 222 प्लस हाफ इंटू 250 माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ठीक है, सब चीज़ तो ठीक ही है, इधर चला गया, इधर आ गया, 222 प्लस 125 उधर चला गया, 2 बॉन्ड एनर्जी इतना प्लस 248, तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा, 7 4 3 347 प्लस 248, ये आ गया 15 9 5, तो यही आ गया 595 डिवाइड बाई 2, तो अबाउट 290 15 29 7.5 297.5 आ रहा है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसका मेमोरी बेस्ड है ये, कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसे है नहीं इस क्वेश्चन में, H2 को ब्रेक कर दिया, हाफ O2 -248 माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी, बिल्कुल सही है, तो मेरे ख्याल से तो यही आएगा, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री का इसको हम लोग इजी क्वेश्चन में ट्रीट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, आंसर मेमोरी बेस्ड है, शायद गलत होगा या हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, एक बार आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस से, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड ये देखिए बहुत लोग को याद करने में प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम टेबल भी अपने साथ लाए हैं। बोरेक्स बिट टेस्ट इन डिफरेंट कलर मेटल आयन आर गिवन बिलो, मेटेलिक आयन Cu2 प्लस Cr3 प्लस CO2 प्लस निकेल 2 प्लस Mn2 प्लस Fe2 प्लस, क्या क्या कलर होगा, कलर के साथ लाए हैं। जैसे वॉयलेट पूछा था तो वॉयलेट का ये है, वॉयलेट होता है Mn2 प्लस का, ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है, और मेमोरी बेस्ड बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, बहुत को याद रहता है, जिनके लिए याद है उनके लिए ईजी है, जिनके लिए याद नहीं है उनके लिए टफ है, इसलिए इसको बीच का रखेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन में रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
70% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज टेकन हैविंग डेंसिटी दिया हुआ है, मोलरिटी कैलकुलेट करना 70% बाय वेट दिया हुआ है सॉल्यूशन का और डेंसिटी भी दिया हुआ है। 70% का वेट का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, उसमें 70 ग्राम सॉल्यूट होगा, HNO3 होगा। ठीक है, सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्यूशन का ही मास मिल गया, सॉल्यूशन का मास मिल गया तो सॉल्यूशन का हम लोग वॉल्यूम ला सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी कितना है 1.41 ग्राम पर ml। यहां से आ गया 10,000 हो गया, नीचे हो गया 141 ग्राम, ग्राम चला जाएगा, ग्राम तो कैंसिल हो गया, ये वॉल्यूम आ गया ml में, ये वॉल्यूम आ गया किसमें, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में मिल गया। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 70 ग्राम है तो 70 डिवाइड बाय HNO3 का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, ये हो गया 15 प्लस 48 63 हो गया, ये मोल हो गया सॉल्यूट का। अब मोलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज 70 बाई 63, 10,000 बाई 141, क्वेश्चन इज सॉल्व। तो ये 7 तो कट जाएगा इससे, तो 10 बाई 9 ऊपर चला गया 141, नीचे आ गया 10,000, ये भी जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 141 बाई 9 इंटू 1 बाई 1000। अब डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और ये 5 15.45 61 67 समथिंग आएगा बाई 1000। मोलिटी पूछा है, कैलकुलेट द मोलिटी राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, बाई 1000 है ना, $15,000 0.015 आएगा, 0.015। फिर से एक बार रीचेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है शायद, मेमोरी वेस्ट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम सॉल्यूट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी 1.41 कैंसिल हो गया, ml में चला गया, इतना ml आ गया, 10,000 डिवाइड बाय 141 बिल्कुल सही है। मोल ऑफ सॉल्यूट भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन गलत है शायद। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये, बहुत आसान तो नहीं बोलेंगे, इसको मॉडरेट में रखेंगे। और ये क्वेश्चन है आपका कंसंट्रेशन टर्म से, मतलब मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब आ जाते हैं फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला ऑप्शन जो है ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल्स कैसा क्वेश्चन है वो डिस्कस करने के बाद कमेंट करेंगे। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट DNP, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट कैसा होगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ऐसा हो जाएगा, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए ये DNP टेस्ट देगा, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, स्टार्च ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, स्टार्च को यदि हीट कर देंगे, स्टार्च को हीट कर देंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ग्लूकोज मिल जाएगा, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहला वाला तो कॉन्सेप्चुअल है, दूसरा वाला याद रखना है, दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन है ये। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का इसका हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन में रखेंगे इसको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मैच करना है कौन कैसा रिएक्शन है। तो CH4 प्लस O2 ये तो कंबसन रिएक्शन है, देखते ही बोल देंगे। Fe प्लस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। H2O2 डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब बच गया NaH, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीजन नंबर क्या है +1, यहाँ -1 है हाइड्रोजन का, यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ सोडियम का क्या हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन।
एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको डिस्प्रोपोर्शनल बोल देंगे। तो करेक्ट आंसर इज ए का क्या हुआ, ए का हो गया आर, ए का आर, ए का आर, बी का क्यू, बी का क्यू, सी का पी। तो करेक्ट आंसर इज डी, इजी। रेडॉक्स रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में इसको रख सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन से बहुत शिफ्ट के बाद एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन ClF3, ClF3 का नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट कर लो, कैसा स्ट्रक्चर होता है। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 7, इसका कितना आ गया 28। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। व्हाट इज नंबर ऑफ लोन पेयर 28 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, कितना लोन पेयर हो गया 2। ClF3 में 2 लोन पेयर होगा, तब बोल रहा है कि द कंपाउंड डज नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है। निकेल 2+, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री क्या होता है, आर्गन 4s2 3d8। तो निकेल 2+ क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8। 3d8 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू 2। तो निकेल 2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये नहीं होगा। बोला है किसमें नहीं है, V3+ का देख लेंगे। V3+ का वैंडियम का होता है 23, आर्गन 4s2 3d3, इसमें से V3+ बोला है, इसमें भी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d2, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 हो गया। Ti4+, Ti4+ का क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 चला गया 3d2, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 है। Ti2+ का क्या हो जाएगा, Ti2+ का हो जाएगा आर्गन 3d2, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है, Ti4+ में है। तो ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री को मिक्स करके दिया गया है, और कुछ क्वेश्चन मतलब इसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, दोनों को मिक्स करके दिया है, इसको मॉडरेट रख लेते हैं। एंड चैप्टर नेम इज केमिकल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दोनों का मिक्स क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट इंपिरिकल फार्मूला पे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को इंपिरिकल फार्मूला वाला पार्ट पढ़ के जाना कल के। इसके लिए कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज दिया है उसको लिख लो। मास आउट ऑफ 100 ग्राम 14.4 ग्राम हो गया, इसका आ गया 1.8 ग्राम, इसका हो गया 64.46 ग्राम। सबसे पहले मास लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे मोल लिख लेंगे। मोल कितना हो जाएगा 14.4 डिवाइड बाई 12, 1.8 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा 16.46 डिवाइड बाई 35.5, ये आ जाएगा। चलिए अब कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, सबका एटॉमिक वेट देखिए दिया हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 1.2 आ जाएगा, ये 1.8 आ जाएगा, ये कितना आएगा 35 ये है 64.46 डिवाइड बाई 35.5 है। इसका भी आ जाएगा 1.8 के आसपास। तो सबसे लोएस्ट नंबर से डिवाइड कर लिए, सिंपलेस्ट मोल रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1.2 डिवाइड बाई 1.2, सबसे लोएस्ट से डिवाइड कर लेना है, सबसे लोएस्ट 1.2 है तो 1 हो गया, ये हो गया 1.8 डिवाइड बाई 12, ये हो गया भी वही, तो ये कितना आ गया 3/2, ये भी 3/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 3। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया C2H3Cl3, C2H3Cl3, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, मेमोरी बेस्ड है। इसका करेक्ट आंसर होगा C2H3Cl3। 1 3/2 3/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3, बिल्कुल सही है। दिस इज करेक्ट इंपिरिकल फार्मूला, ऑप्शंस आर रॉन्ग। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, कहां से, मोल कॉन्सेप्ट से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई मोल कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ो, कुछ नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में, जिसको डर लगता है कांटेक्ट करो हमको,
आगे बढ़ते हैं। गिवन बेलो आर द टू स्टेटमेंट। यहाँ पे भाई नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और अल्काइल हैलाइड चैप्टर से है। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म SN-NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जिसको आर्चेमेरिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लोन पेयर है, यहाँ पर अटैक करेगा, Cl करेगा। ये मैकेनिज्म SN-NGP होता है, ये वाला नॉर्मल होगा, नॉर्मल SN रिएक्शन होगा। SN-NGP फास्टर होता है, ए गिव्स हाइड्रोलिसिस फास्टर देन बी, बिल्कुल सही है। सेकंड बोला है कंपाउंड ए फर्स्ट कंबाइंड इटसेल्फ टू इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, हाँ पहले इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी इज करेक्ट। कैसा क्वेश्चन है, जो मैकेनिज्म पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान, SN-NGP जो जानता है उसके लिए बहुत आसान, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत टफ, तो बीच में रख दो मॉडरेट। टॉपिक का नाम पहले बता दिए। एंड लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4। K2Cr2O7 किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है? I- को करता है, Ap2+ को करता है, H2S को करता है। तो K2Cr2O7 को लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B। A K2Cr2O7 को मार्क कर दिए A, इसको KMnO4 को मार्क कर दिए B। ए नहीं, ए भी कंफ्यूज होगा, P एंड Q कर देते हैं, P एंड Q। इसको P भी करेगा, Q भी करेगा, इसको भी P करेगा, Q भी करेगा। एंड I- को K2Cr2O7 IO3 तक नहीं ले जा पाता है, I2 तक ले जा पाता है। KMnO4 कहाँ तक ले जा पाता है? I- को, ये भी I2 तक ले जा पाता है। K2Cr2O7 भी I2 तक ले जा पाता है, तो C गलत हो गया, ना P को कर पाएगा ना Q को कर पाएगा। H2O3 2- को K2Cr2O7 तो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा, और A करेगा H2O3 2- को, ये भी नहीं कर पाएगा। तो ये P और Q दोनों नहीं कर पा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय बोथ दिस। तो यहाँ पे आंसर A एंड B दोनों होना चाहिए। यहाँ पे आंसर सिर्फ A एंड B दोनों होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसका भी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए आपको K2Cr7 एंड KMnO4 का रिएक्शन जानना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक, ऑप्शंस आर गिवन। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, तो एक बार ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर आएगा उससे हम लोग को पता चलेगा। तब तक के लिए वेट करें। डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है और ये मॉडरेट क्वेश्चन में हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे याद भी रखना है कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है कौन नहीं करता है। तो इजी भी है, जिसको याद है उसके लिए इजी है, जिसको याद नहीं है उसके लिए टफ है। तो मॉडरेट क्वेश्चन हो गया। तो इतना ही था। 21 क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस किए, और 21 क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा चीज देखे स्टार्टिंग से। सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका, सबसे पहला क्वेश्चन अल्काइल हैलाइड से मॉडरेट क्वेश्चन था। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ये वाला टफ क्वेश्चन था। एटॉमिक रेडियस बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। केमिकल बॉन्डिंग से मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे, सबका सॉल्यूशन बता दिए। आयनिक इक्विलिब्रियम का ये मॉडरेट क्वेश्चन था, पीएच का कैलकुलेशन बेस्ड। ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन है पीओसी पे बेस्ड, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको भी हम लोग इजी में बोलेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन तो सब लोग को मालूम होना चाहिए। सॉल्यूशन चैप्टर का था, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम का था, और ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसको मॉडरेट में रखे हैं। नेक्स्ट था एटॉमिक्स चैप्टर का, बहुत ही आसान क्वेश्चन, N+L रूल पे बेस्ड। बस N+L रूल जिसका सेम होगा उसका एनर्जी सेम होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी पार्ट का था, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जो लोग भी एक बार पढ़ा है उसको याद होगा कि पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये दोनों में इसमें ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है जीओसी का। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जीओसी, ईजीएस्ट,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत सारा चीज मिक्स कर दिया था। इसको मॉडरेट में हम लोग रखे हैं, चैप्टर अल्काइल हैलाइड एंड मिक्स्ड। थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको इजी में रखे हैं, मॉडरेट में रखे हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। और फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत आसान क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का बहुत आसान है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, इसलिए इसको मॉडरेट रखे हैं। नेक्स्ट बायोमोलिकुल्स का है, मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्च का के साथ क्या रिएक्शन होता है, किसको याद हो सकता है, किसी को नहीं याद हो सकता है। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन से, इसको इजी क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया है, पीरियोडिक टेबल को, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन को मिक्स करके पूछा है, मॉडरेट में रखेंगे इसको। एंड फिजिकल केमिस्ट्री का एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आपको पहले ही बता चुके हैं, मॉडरेट है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन था। ये SNGP का क्वेश्चन था, जो पढ़े हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए टफ है, तो इसको मॉडरेट में रखे हैं। SNGP मैकेनिज्म सब लोग को जानना है क्योंकि थर्ड पोजीशन पे लोन पेयर रहता है लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो लोन पेयर उसको बाहर कर देगा। एंड लास्ट दिस इज मेमोरी बेस्ड और रिएक्शन बेस्ड, इसको याद रखना होगा। चैप्टर नेम इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड डी ब्लॉक। तो यही था आज का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करें, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्टूडेंट्स 28 की मॉर्निंग शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर का डिस्कशन देने जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आए थे, क्या है, क्या हेल्प मिल सकता है, आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। अभी इससे कुछ देर पहले केमिस्ट्री वाले सर ने डिस्कस किया, अभी जा रहे हैं। देखिए ये करंट, सबसे पहले देखते हैं, ये आपके पास वायर है, a wire of resistance R is bent an equilateral triangle and identical wire is bent into a square. What is the ratio of the resistances between any of the vertices of the triangle, any two adjacent vertices? मतलब अगर बोल दिया गया इसके बीच में चाहिए आपके पास, तो आपको दोनों के व्हाट इज द रेशियो, वी नीड द रेशियो। तो सबसे पहले देखिए आर बेंट था, तो अगर इसका देखिए 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये r/3, ये r/3 हो गया और ये भी r/3 हो गया। यहाँ 4 में बांटा गया, ये r/4 हो गया, ये r/4 हो गया, ये r/4 हो गया और ये r/4 हो गया। तो हम देखिए R रेजिस्टेंस का एक वायर था, उसको बेंड किया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल और बेंड किया गया स्क्वायर में। तो स्क्वायर मतलब 4 साइडों में बट गया, तो हर एक साइड का क्या हो गया, r/4 हो गया। देखिए ये दोनों सीरीज में, मतलब r/3, तो ये आ गया 2r/3 आ गया रेजिस्टेंस, उसके साथ ये पैरेलल, तो ये हो गया r/3 और ये हो गया 2r/3 प्लस r/3, तो ये आ गया 3r/3 मीन्स r आ गया नीचे, ये 3r/3 और ऊपर हो गया 2r इंटू r/9, तो इस r से r कैंसिल हो गया, 2r/9 आ गया आंसर आपके पास इसका। इसको देखते हैं ये तीनों सीरीज में, तो ये हो गया 3r/4 और उसके साथ ये पैरेलल में r/4 और यहाँ हो गया r/4 प्लस 3r/4, तो आपके पास ये निकालिए 3r इंटू r/16 डिवाइडेड बाई ये आ गया आपके पास 4r/4 मतलब r से r कैंसिल हो गया, 3r/4 आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द, देखिए यहाँ 3 और 9 27 ये आंसर दिख रहा है, ये हो गया दोनों का रेशियो। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमने आपको गेसिंग क्वेश्चन में ही परसों कल आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा आ सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी करंट का रखा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसको VA मानिए तो दूसरा एंड वायर है, ये भी V होगा। अगर इसको VB मानिए तो ये भी VB होगा। देखिए इसका VA BB VB ABB तीनों पैरेलल हो गए। पैरेलल में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 मीन्स 9/r, इसको सीधा करेंगे r/9 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दिस इज द ऑप्शन, ये बी इज करेक्ट। ये हो गया आपके पास। तीसरा आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
टू सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ द सेम मटेरियल R2 इज इक्वल्स टू R1 आपके पास दे रखा है टू सॉलिड स्फीयर। तो पहली चीज तो देखिए I1 अपॉन I2 ये होगा 2/5 M1 R1 स्क्वायर अपॉन 2/5 सॉलिड स्फीयर है M2 R2 स्क्वायर। देखिए सेम मटेरियल बोला गया है तो इसको लिख दीजिए 4/3 पाई R1 क्यूब और इसको लिख देंगे 4/3 पाई R2 क्यूब। तो आपके पास देखिए यहाँ ये सब कैंसिल हो जाएगा तो R1 की पावर 5 अपॉन R2 की पावर 5 आ जाएगा। अब आपको क्या बोला है R2 की जगह 2R1 रखना है। R1 अपॉन इसको लिख दीजिए 2R1 की पावर 5 ये कैंसिल हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 1:32 आंसर आ जाएगा। I1 अपॉन I2 का आंसर आपके पास 1:32 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। तो ये हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कल भी आपको गेसिंग क्वेश्चन में बोला था कि YDSE का क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए आपके पास YDSE का है λ1 λ2 दे रखा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपको 10 mm ब्राइट फ्रिंज एट 10 mm एट सेंटर मैक्सिमा। तो आप इसको दोनों को माइनस कर दीजिए। ब्राइट फ्रिंज का व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 10। तो आपको डेल्टा लैम ये क्या करना है लैम्डा डी अपॉन डी होता है n ब्राइट के लिए। तो आपको क्या करना है n डी अपॉन डी रहेगा और ये λ2 माइनस λ1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ 10 रख देंगे। तो आपके पास डिस्टेंस पूछी गई है तो डिस्टेंस आपको इस फॉर्मूले से इसमें रख देंगे वैल्यू n की जगह 10। डी आपको दे रखा है डी 10 मिलीमीटर फ्रॉम दी इन YDSE 10th ब्राइट फ्रिंज इज 10 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल। देन फॉर दिस तो यहां देखिए आपको β1 अपॉन β2 करना पड़ेगा। वो d से d कैंसिल हो जाएगा स्मॉल d। तो ये आपके पास दे रखा है 10 और ये आपको पूछा गया दैट इज ये होगा आपके पास देखिए β10 दे रखा है ये पूछा गया है। ये आपके पास λ1 600 दे रखा है और ये 660 दे रखा है। बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये आ गया आपके पास 30 और ये 33। तो ये हो गया 330 अपॉन 30 ये 0 कैंसिल हो गया। आंसर विल बी 11। तो इससे आपको निकल आएगा। यहाँ आपके मैंने सोचा डिफरेंस दिया लेकिन डिफरेंस नहीं पूछा गया। एक दे रखा है β1 गिवन है β2 आपको पूछा गया है। तो आपको दोनों का रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए। 10 थी 10th बोला गया है तो 10 और 10 दोनों में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। A proton mass of proton have same energy as the photon of specific wavelength. If the proton is moving non-relative speed, then the ratio of de Broglie wavelength of the proton to wavelength of proton लैम्डा चाहिए। यहाँ लैम्डा h अपॉन पी सी एच पी होता है। तो अगर एनर्जी के टर्म्स में लिख देंगे तो यह आ जाएगा P इंटू सी। तो आपके पास एनर्जी आ जाएगा। तो आपके पास इसका ऑप्शन जो है तो C के टर्म्स में ये फोटोन के लिए इसको H अपॉन एम सी लिख देंगे। ये आ गया फोटोन के लिए। प्रोटॉन के लिए लिखेंगे H अपॉन सेम नॉन रियलिस्टिक स्पीड। तो इसको लिख देंगे √2m/e। सेम एनर्जी है तो आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास डेंसिटी। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। डेंसिटी आपके पास ये दे रखी है। तो डेंसिटी दे रखी है ρ0 x अपॉन ए बी।
तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप क्या करिए, इसको x के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x dm, तो ये आपके पास dm की वैल्यू, इसमें से एरिया कट कर लीजिए, ये आ जाएगा a dx x में, और y में आ जाएगा x, और नीचे m आएगा, मतलब ये सिग्मा इंटू ये आ जाएगा dm। ऐसे ही y के लिए आ जाएगा y रो नॉट x अपॉन ए बी इंटू बी डी एक्स आ जाएगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो यहाँ देखिए x x 2x है, ये आंसर a आ जाएगा आपके पास। इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल लेंगे। दिस इज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का क्वेश्चन है, और आप डेंसिटी निकाल के इंटीग्रेशन करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से छोटी स्ट्रिप कट करके निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आपके पास, इफ थिन प्रिज्म आपके पास है P1 with make 4 degree with the glass having refractive index is combined with the thin prism P2 of glass refractive index to get without deviation, means delta plus delta dash 0 होना चाहिए। the angle of prism in degree पूछा गया P2, तो a thin prism P1 having refractive index, तो आप यहां रख देंगे इसको, डेल्टा को पहले के लिए लिखेंगे a इंटू म्यू माइनस 1, दिस इज फॉर P1, और इसको लिखेंगे a डैश म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, डेविएशन 0। तो यहाँ ये दे रखा है आपके पास a इंटू ये 0.54 दे रखा है, 1 से माइनस करेंगे, प्रिज्म एंगल a की वैल्यू 4 डिग्री इंटू 0.54, 1 से माइनस करेंगे, प्लस ये a डैश निकालना है, म्यू माइनस 1 करेंगे 0.72 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए 4 है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और ये आपके पास 4 4 जा 16, 2 5 5 4 जा 20 और 120, 2.16 प्लस 0.72 a डैश इज इक्वल्स टू 0। तो आपको चाहिए a डैश, तो आ जाएगा 2.16 डिवाइडेड बाई 0.72, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास 3 टाइम्स लगभग कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 डिग्री। 16/3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। आरएमएस वेलोसिटी देखिए आपने क्या पढ़ा है, वी आरएमएस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रूट टी के, क्योंकि वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 3 kT बाई मॉलिक्यूलर मास, सॉरी स्मॉल m, या 3 RT बाई स्मॉल कैपिटल M होता है। तो वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आरएमएस, और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा है, पैराबोलिक ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए आपके पास हेमीस्फेरिकल है, पहले लिक्विड से निकालिए शिफ्ट, तो आपको y डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आएगा। उसके बाद केप्ट लोअर पार्ट इन अ वेसल रखा गया है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास म्यू नहीं दिया हुआ, म्यू पूछा गया है। स्मॉल क्वाइन इज केप्ट एट दी, तो म्यू इज इक्वल्स टू लगा दीजिए h एपरेंट अपॉन h रियल अपॉन h एपरेंट, तो आपके पास ये r है और o पर दिख रहा है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। hemispherical vessel is completely filled with liquid of mu, a small coin is kept at the lowest part of the vessel, यहाँ पर है the minimum value of refractive index of liquid so that a person can see the coin at the point E पर दिखाई पड़े, तो ये मतलब 90 डिग्री का हो रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर दिखाई पड़े, आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, और जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई पर दिखाई पड़ा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आर है, ये आर है, ये आर रूट 2 होगा।
तो आपके पास क्या यहाँ दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, R अपॉन R रूट 2 बाई R इज इक्वल्स टू म्यू आएगा, R से R कैंसिल होगा, आंसर विल बी रूट 2। नेक्स्ट देखिए लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। द आउटपुट आपके पास क्या होगा इसमें, तो देखिए आपके पास ये अगर A लेंगे, यहां से A जाएगा, यहां से B कॉम्प्लीमेंट, यहां से आइए ये A जाएगा और यहां पर आ गया B। तो आपके पास ये A है, ये B है, ये दोनों क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ये AB कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करेगा, ये यहां पर क्या करेगा, ऐड कर देगा प्लस AB। तो आप B प्लस B डैश, मतलब आपके पास ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए टू कैपेसिटर C1 C2 है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास देखिए C1 C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी, चार्ज टाइम ग्राफ इज बिलो सोन इज द दिस टू कैपेसिटर। तो देखिए ये Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 की पावर E की पावर माइनस T बाई टाउ होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, C1 का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इस पर चार्ज ज्यादा है, तो पहली चीज तो C1 C2 से ज्यादा होगा, दूसरा चार्ज ज्यादा है इसलिए, दूसरी चीज क्या है, जब कैपेसिटेंस ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, ये आपके पास एटम्स का क्वेश्चन है। तो आप देखिए न्यूट्रॉन करेक्ट रिएक्शन, ये देखिए आपके पास N है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है -1 न्यू, और यहाँ न्यूट्रॉन Pe प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, और ये है, ये मेरे ख्याल से आपके पास इनकरेक्ट रिएक्शन पूछी गई है, ठीक है। तो इनकरेक्ट अगर देखें तो ये वाली तो सही है, इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट शायद पूछा गया है, तो अगर इनकरेक्ट होगा तो यहाँ माइनस होना चाहिए, ये सही। अगर करेक्ट बोला जाए तो आपको लेफ्ट का और राइट का चार्ज होना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर इनकरेक्ट है तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड विद अ बॉल हैविंग रेडियस r, कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए Q इज इक्वल्स टू होता है पाई बाई 8 PR की पावर 4 ईटा बाई L, एक तो ये होता है, दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी बोला गया है, तो मेरे ख्याल से टर्मिनल वेलोसिटी का रेनॉल्ड्स नंबर से, रेनॉल्ड नंबर होता है ईटा, ठीक है। तो आपके पास ये आएगा रेनॉल्ड्स नंबर का, से देखिए टर्मिनल वेलोसिटी F इज इक्वल्स टू होता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू 6 पाई R ईटा V। तो अभी देखते हैं क्या बोला गया है। तो आपके पास ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी V एंड R, तो आपके पास क्या हो गया, चूज द करेक्ट। देखिए ग्राफ तो पैराबोला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, ऐसे ग्राफ बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो A तो सही है, A इसमें और इसमें है, इसका मतलब B और C हो सकता है। अभी आ जाइए, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर ऑफ बॉल आर कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके पास ये वाला गलत है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायमीटर के साथ कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो आपके पास ये वाला गलत है स्टेटमेंट। मेजरमेंट और डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, सी पर है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज टू एक्सेस द डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो ए सी एंड डी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया। इफ द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई टॉर्क, तो आपके पास देखिए टॉर्क का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी -2, टॉर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी -2। तो इसका मतलब देखिए सी पूछा गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन बाय टॉर्क, तो दोनों की डायमेंशन सेम है,
इसका मतलब सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहां बोला है इलास्टिसिटी बाई टॉर्क, इसका मतलब ये ml t-2 ये भी होगा। तो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ c लिख दें तो आपके पास टॉर्क के टर्म्स में इसका 0 होगा, 0 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास है क्या, बेड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वॉल इन द वर्टिकल सर्कुलर लूप, सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस r, सो द बेड मूव्स, ठीक है, अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मासलेस स्प्रिंग अटैच टू अ बॉटम। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल दीजिए तो आपको निकल आएगा आपके पास बी ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी और मास की एनर्जी लगा के आप सॉल्व कर लीजिए, यू कैन गेट द आंसर। तो आपके पास सी और बी ऑप्शन हो गया। तो ये आपके पास फिजिक्स का 15 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आए थे। पेपर में 4 क्वेश्चन करीब मॉडरेट लेवल के थे, या ये कह दीजिए थोड़ा सा एवरेज से ऊपर थे। तो आपके पास ये सॉल्यूशन था, हमारा डिस्कशन था फिजिक्स के पेपर का, तो आपको ऑप्शन दे दिया है, मेमोरी बेस के हिसाब से है ये ऑप्शन। तो हमारे पास ये हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये फिजिक्स का सॉल्यूशन था। तो ये सॉल्यूशन के लिए, तो अगले इवनिंग शिफ्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू। तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ शिफ्ट 1 28 जनवरी, ठीक है। देखते कैसी शिफ्ट आई थी। मेरे हिसाब से तो टफ थी शिफ्ट, मतलब टफ भी थी और लेंथी भी थी मेरे हिसाब से। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स बाई 2 टू द पावर एक्स बाई √2। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये देखो। पहले हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है मेरी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, 2 टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर एक्स प्लस √2 प्लस 2 टू दी पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 1 माइनस एक्स प्लस √2। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरी, बताओ। इसकी वैल्यू क्या है मेरी, 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी, ओवरऑल 1। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी, ओवरऑल 1। और अगर ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब क्या है, ये सम क्या लिखा है मेरा, एफ ऑफ 1/82 प्लस एफ ऑफ 2/82 डैश एफ ऑफ 41/82 डैश एफ ऑफ 81/82। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बने मेरे, पहला और ये आखिरी कंबाइन होके क्या बना, 1। सेकेंड और सेकेंड लास्ट कंबाइन होके क्या बने, 1। तो ऐसे मेरे कितने होंगे, 82 है ना टोटल, 82 है तो टोटल 41 पेयर्स होंगे मेरे ऐसे, सॉरी 81 है, सॉरी 81 है। तो 40 पेयर्स तो ऐसे होंगे प्लस एफ ऑफ 1/2, 40 प्लस एफ ऑफ 1/2। तो 40 प्लस एफ ऑफ 1/2 कितना होता है मेरा, एफ ऑफ 1/2 कितना होगा, 1/2 कितना होगा, 40.5 इज इक्वल टू 81/2। इसका ये मेरा आंसर है। 81 नंबर है तो 40 पेयर्स होंगे और एक 41/82 मेरा खाली छूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे हम। ये मेरा इजी क्वेश्चन था अगेन। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस z1 z2 एंड ओरिजिन। तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स स्पेस कुछ ऐसी है, √3 प्लस 2√2i, √3 और 2√2i, √3 प्लस 2√2i, मेरी √3 प्लस 2√2i कुछ ऐसा है। ये मेरा क्या है, z1, ये मेरा क्या है, z1, और ये मेरा कुछ z2 है, और इन दोनों के बीच में मेरा ये कुछ ऐसा है, ये मेरा कुछ z2 है, और मॉड z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू मॉड √3 z1, ठीक है। √3 गुना ही वाला बनाया मैंने इसको। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस π/6। तो ये मेरा π/6 है। तो इतनी लेंथ कितनी हुई मेरी, इतनी लेंथ कितनी हुई मेरी, बताओ। मॉड z1 इक्वल टू अंडर रूट में 3 + 8, 3 + 8 इज इक्वल टू √11। मॉड z1 अंडर रूट में कितनी हुई मेरी, 3 + 8 इज इक्वल टू √11। तो मेरी z2 की लेंथ कितनी हुई, √33।
ये मेरी रूट 11। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू साइन पाई बाय 6 प्लस साइन थीटा, कितना होगा, हाफ इंटू 11 इंटू √3 इंटू √3/2, सॉरी पाई बाय 6 1/2 होता है, सॉरी, √3 इंटू 1/2, कितना आएगा 11 √3/4, कितना आएगा 11 √3/4। ए इसका मेरा आंसर। ये पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी के फॉर्मूले से क्या बन जाएगा मेरा, बताओ, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी कितना होता है मेरा, किसी को नहीं पता, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी कितना होता है मेरा, सिंपली होता है 5/13 अंडर रूट में 1 माइनस 33 स्क्वायर बाय 65 प्लस 33/65 अंडर रूट में 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ये मेरा इसका साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो। समझ में आया, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी कितना होता है मेरा, तो ये कितना हुआ मेरा बताओ, 1 माइनस 33/65 का स्क्वायर, 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर, 65 माइनस 33, 2 3 32 इंटू 8 98, 49 इंटू 64 कितना बना, 7 इंटू 8 7 56 56, 5/13 इंटू 56/65 प्लस 33/65 इंटू 12/13, तो ये कितना बना, 56 इंटू 5 250 280 280 प्लस 33 इंटू 12 33 इंटू 12, 3 to the 6 3 to the 6 33 396 प्लस 396 है 7 676 676/13 इंटू 65, तो ये कटा तो कितना गया मेरा, 52/65, साइन इनवर्स 52/65 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और उसका मेरा पूरे का कॉस। अगेन हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, 52/65 कितना बनता है मेरा, 4/5, ये कितना बनता है 52/65 4/5, तो ये क्या बना मेरा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो ये मेरा क्या बना, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो ये साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है मेरा, π/2, तो ये कॉस π/2 इज इक्वल टू 0, का आंसर मेरा 0 आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन 0 mod 2 mod x plus 1 0 y x square plus 1 एंड mod x इज लेस देन इक्वल टू 3। एरिया ऑफ द रीजन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो ग्राफ इसका कैसा बनेगा मेरा, ग्राफ इसका ऐसा बनेगा 2 mod x plus 1, 0 की वैल्यू 1 पर, कुछ ऐसा 2 mod x plus 1 का ग्राफ कुछ ऐसा, तो y मेरा 0 से 2 mod x plus 1 है और x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 और 2 mod x प्लस 1 कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे मेरे, तो 2x x इज इक्वल टू 0,2, तो 0 2 और -2 पे इंटरसेक्ट करेंगे मेरे, x स्क्वायर प्लस 1 मेरा कुछ ऐसा होगा, तो ये मेरा कुछ 2 होगा, ये मेरा कुछ 0 होगा और ये मेरा कुछ -2 होगा। अब तक तो समझ में आ रहा होगा, सिर्फ पॉजिटिव साइड का निकाल लूँ तो मेरा नेगेटिव साइड का अपने आप निकल आएगा। और क्या करना है इसमें, mod x इज लेस देन 3, ये मेरा 3 हुआ, तो हमें क्या करना है, हमें इतने का एरिया निकालना है, हमें क्या करना है, हमें इतने का जो ब्लू मार्क्ड है, हमें ब्लू मार्क्ड का एरिया निकालना है। क्लियर हुआ, तो ये कितना होगा मेरा, ये मेरा 4 होगा, ये मेरा कितना होगा, ये मेरा 6 होगा, तो इस ट्रपीजियम का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 4 प्लस 6 कितना होगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। इस ट्रपीजियम का एरिया तो 5 आया, और इस क्वाड्रेटिक का एरिया कितना आया 0 से 2 तक
एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स लिमिट 0 से 2, क्या बन गया 8 बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो 8 बाई 3 प्लस 2 8 बाई 3 प्लस 7 21 29 बाई 3, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है तो, इंटू 2 58 बाई 3, 58 बाई 3 भी कोई मैच नहीं कर रहा। देखें एक बार, 8 बाई 3 प्लस 2 प्लस एक्स लिमिट 0 से 2, इसका एरिया कितना होगा 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 प्लस हाफ, अच्छा सॉरी ये 6 नहीं होगा, ये 2 मॉड एक्स प्लस 1 है ना, तो ये 4 नहीं होगा, सॉरी ये 4 और 6 नहीं होगा, 2 पर कितना होगा, ये 5 और ये 7 होगा, 5 और 7 होगा, तो ये मेरा 6 आ जाएगा प्लस 8 8 3 24 32 64 बाई 3, 64 बाई 3 इसका मेरा आंसर है। The equivalence, the relation x comma y belongs to z and x plus y equals to even, then R is, ये देखो क्या इसको x कॉमा x बिलोंग कर रहा है, क्या इसमें x कॉमा x क्या बनेगा 2x, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये मेरा, अगर इसमें x प्लस वाई इवन है तो मेरा y प्लस एक्स भी इवन होगा, इसका मतलब क्या है ये मेरा सिमेट्रिक तो है, और साथ ही साथ अगर x प्लस वाई इवन है मेरा तो इसका, और y प्लस जेड भी मेरा इवन है, तो इसका मतलब x प्लस 2y प्लस जेड भी मेरा इवन हुआ, और 2y अगर मैं उधर ले गया तो x प्लस जेड भी मेरा इवन हुआ, तो ये तो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। क्लियर हुआ, ये तो मेरा क्या हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, लोग सोचेंगे कि इसको बाय पार्ट्स करना है, कुछ करना है, नहीं, इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, उसका सॉल्व करना है, तो न्यूटन्स मेथड से मैंने इसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये मेरा कुछ ऐसा बन गया। अब एक्स एफ ऑफ एक्स को इधर ले गए तो ये क्या बन गया मेरा एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स एफ प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक एक्स कट गया मेरा, तो क्या बना एफ डैश बाय एफ की वैल्यू क्या बनी माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एफ डैश बाय एफ की वैल्यू क्या बनी मेरी माइनस 1 बाय एक्स, तो एल एन एफ की वैल्यू क्या बनी मेरी बताओ माइनस एल एन एक्स प्लस सी, तो ये क्या बना मेरा f इज इक्वल टू सी बाय एक्स, तो y इज इक्वल टू सी बाय एक्स, तो वाई एक्स की वैल्यू c के बराबर, तो वाई एक्स की वैल्यू क्या बनी मेरी c के बराबर, और f ऑफ 2 मेरे को 3 दिया है, तो इसका मतलब c की वैल्यू मेरी 6 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है y की वैल्यू क्या बनी मेरी 6 बाय एक्स, और उसमें मैंने वापस x की वैल्यू 6 डाली तो मेरे को क्या मिल गया 1, इसका मेरा आंसर डी हो गया। क्लियर हुआ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 96 एक्स स्क्वायर कॉस 2x बाय 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स ए पाई क्यूब प्लस बीटा देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, तो देखो इसमें अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या बन जाएगा ये मेरा 96 एक्स स्क्वायर कॉस 2x, ये ऐसा ऐसा रहेगा, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 y इज इक्वल टू डी एक्स, ये चीज क्लियर हुई। तो इसका जब मैंने y इज इक्वल टू ओरिजिनल से सम करा तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिली 2y इज इक्वल टू 96 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो y की वैल्यू क्या आई मेरी 48 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्लियर हुआ, क्या बना 48 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाय
2। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इस y का इंटीग्रेशन चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए, 48 मैंने बाहर निकाल लिया और मुझे एक्स स्क्वायर कॉस 2x का मेरे को dx का मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, cos 2x को मैंने क्या माना, रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर आयोटा 2x एक्स स्क्वायर। नहीं इसको ऐसे मत मानो, सॉरी इसको ऐसे मत मानो, π/2 से π/2। इसको बाय पार्ट्स करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं इसको इधर। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर साइन 2x/2 लिमिट -π/2 से π/2 जो कि मेरी 0 होती है, तो इसको निगलेक्ट कर दो। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा 2x साइन 2x/2, तो ये 2 हटा, और dx लिमिट -π/2 से π/2। ये चीज क्लियर हुई। अब क्या करा, इसको अगेन मैंने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करा, तो ये क्या बन गया, x cos 2x/2 लिमिट -π/2 से π/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x/2 नेगेटिव का इंटू 2, नहीं बस 1/2 ही होगा, 2 लिमिट -π/2 से π/2 और dx लिमिट -π/2 से π/2 माइनस साइन 2x/2 dx। अब इसको कंपेयर कर लेना, आंसर निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ गड़बड़ लग रही है, अल्फा पाई क्यूब नहीं होगा, अल्फा पाई होगा, अल्फा पाई होगा तभी निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये तो और छोटा हो गया उसमें। अल्फा पाई क्यूब नहीं होगा, अल्फा पाई समथिंग होगा, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 such that the sum of their first and last digits should not be more than 8. The number of different 5 digit numbers greater than 50,000 that can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 such that the sum of their first and last digit should not be more than 8. तो देखो इन डिजिट्स में से क्या किसी भी डिजिट का सम, किसी भी दो डिजिट का सम 8 से ज़्यादा बन पा रहा है, बिल्कुल बन पा रहा है। 2 और 6 का बन जाएगा 8 से ज़्यादा, मतलब 3 और 6 का 8 से ज़्यादा बन जाएगा। तो हमें ऐसे पेयर ढूंढने हैं कि जिनका सम 8 से ज़्यादा ना बन पाए। तो ऐसे कौन से पेयर होंगे मेरे, बताओ यार, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो 0, 1 ऐसा पेयर होगा, 0, 2 ऐसा पेयर होगा, 0, 3 ऐसा पेयर होगा, 0, 4, 0, 5, 0, 6 और 0, 7। आगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। आगे 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। आगे 3, 4, 3, 5, 4 के साथ और कुछ नहीं बनेगा, बस इतना ही बनेगा मेरा। कितने पेयर बने, 1, 2, 3। बट इसमें केसेस अलग बनेंगे, इसमें अलग बनेंगे। तो ये वाले कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 ऐसे पेयर बने। तो 12 इंटू 2 फैक्टोरियल तरीके से मैंने इनको अरेंज करा। और बीच की डिजिट कितनी बनी, 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो बीच में कितने बने मेरे ऑप्शन, तो बीच में कितने बने मेरे ऑप्शन बताओ। ग्रेटर देन 5, सॉरी ग्रेटर देन 50,000 भी बोला है, ग्रेटर देन 50,000 भी बोला है। ग्रेटर देन 50,000 का मतलब क्या है कि पहली वाली डिजिट में बस ये यूज होगा 5, 1, बस ये पहली वाली डिजिट में, और ये तो होंगे ही नहीं, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, और सिर्फ ये होगा।
और इनके 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। तो कितने पेयर हुए? 6। तो 6 और इनका अरेंजमेंट सेम रहा, बाकी 3, मतलब बाकी कितने बचे मेरे पास? 8 नंबर है। तो 8 में से मैंने क्या करा, 8 में से मैंने 8 में से 2 तो हटा दिए, तो कितने बचे? 6। 6 में से 2, 6 में से 3 सेलेक्ट करे, 63 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आई? 6 केसेस बने, इनको अरेंज नहीं करेंगे, बाकी 6 नंबर्स में से 2 नंबर तो चूज कर चुका मैं, तो बाकी 6 नंबर में से 3 नंबर चूज करें इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसमें देखते हैं कितने सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो गए, ये सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ये सेलेक्ट कर सकते हैं 3। तो 3 इंटू 63 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा मेरा? 9 इंटू 63 इंटू 3 फैक्टोरियल। कितना बन जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 9। 5 4 ज़ा 20 इंटू 9 54 1080। 1080 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो ऑप्शन, अच्छा रिपीटिशन अलाउड है, सॉरी रिपीटिशन अलाउड है। तो ये क्या बन गया? 6। ये क्या बन गया मेरे पास? इसके कितने ऑप्शन हुए? 6 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ऐसे ही इसके भी कितने ऑप्शन हुए मेरे पास? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो इसका आंसर क्या बना मेरा? 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो इसका आंसर क्या बना मेरा? 8 8 जा 64 इंटू 72। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 44। 8064 4608। इसका मेरा आंसर हो गया। रिपीटिशन अलाउड था इसमें। इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू। तो ये इस लाइन का कोई भी रैंडम सा पॉइंट क्या होगा मेरा? 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा प्लस 2 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 1। इस वाले का कोई भी रैंडम सा पॉइंट क्या होगा? ये होगा मेरा कोई भी रैंडम सा पॉइंट। और अगर कोई भी रैंडम सा पॉइंट मेरा ये है, तो इससे इसका वेक्टर क्या है मेरा? 2 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 2 जे कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 के कैप। ये मेरा, इसका 2i प्लस जे प्लस 3k के साथ डॉट मेरा 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, इसका डॉट 0 होगा। तो इसका मतलब क्या बना मेरा? 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6। ये कितना बना मेरा? 14 लैम्डा माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा मेरा 1 आया। लैम्डा 1 आया तो मेरे को पॉइंट ही मिल गया सीधे सीधे। तो पॉइंट क्या मिला मेरे को? 3,4। पॉइंट क्या मिला मेरे को? 3,3,4। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा? अब जो मेरा पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, उन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट मेरा ये है। तो अल्फा प्लस 4/2 इज इक्वल टू 3। तो अल्फा की वैल्यू 2, तो अल्फा 2 आया। बीटा प्लस 4 तो बीटा भी मेरा 2 आया। और गामा प्लस 3/2, गामा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा 5 आया। इनका सम ओवरऑल मेरा 9 आया। इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला। द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ, तो ग्राफ बनाना है हमें बेसिकली। x लेस देन -1, x लेस देन -1, 1 माइनस 2x। तो x की वैल्यू 0 पर क्या बनेगा? ये 1।
और -1 पे क्या बनेगा मेरा 3, ये मेरा कुछ ऐसा बना। क्लियर हुआ? और -1 से 2 पर 7 + 2 mod x, मतलब 0 पर तो ये 7/3 बना, 0 पर तो ये 7/3 बना, और 2 तक -1 पे कितना बना 3, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। 2 पर कितना बना 4, 11, 11/3, 11/3, और 2 से, तो 2 पर कितना है ये मेरा 2 × 3 6, 11/3 ही है, और 4 और 5 इसके रूट्स हैं, तो कुछ ऐसा बना मेरा, कुछ ऐसा बना मेरा। लोकल मिनिमम वैल्यूज कहाँ पर आई, एक ये हुई मेरी और एक ये हुई, तो इस लोकल मिनिमम वैल्यू की वैल्यू कितनी है मेरी 0 पर, ये कितना है 7/3, 7/3 प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये क्या है मेरा x² - 9x + 20, 9/2, 9/2 का मतलब क्या है मेरा 9/2 पर इसकी -b/2 है, हाँ 9/2 पर, तो 81/2, 81/4 - 81/2 + 20, -81/4 + 20 -1/4, -1/4 इसकी मिनिमम वैल्यू है, -11/18 × 4 इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो ये क्या बन गया 7 × 6 × 4 / 18 × 4 -11, 18 4 72, 6 4 24 × 7, 7 8 28, 7 2 14, 148, 168, तो 160, 157/72, सही आंसर है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो एक बार मॉड हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार मॉड हम नेगेटिव लेंगे, एक बार मॉड क्या है हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार मॉड हम नेगेटिव लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बताओ x² + 2x - 3, x² + 2x - 3 - 4 = 0, और x is greater than 3/2, तो ये क्या बन जाएगा x² + 2x - 7 = 0, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इसका मेरा, इसके दो रूट बनेंगे मेरे, क्या बनेगा -2 ± √4 + 28/2, तो क्या बनेगा -1 ± 2√2, तो -1 - 2√2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरा -1 + 2√2, सिर्फ -1 + 2√2 मेरा बचा, हाँ ये सही है, -1 + 2√2 बचा, और एक बार हमने नेगेटिव लिया तो क्या बना x² + 3 - 2x 4 = 0, तो x² - 2x - 1 = 0, तो इसके रूट्स क्या बने 2 ± √ में 4 + 4 × -1, 4 - 4 + 4 8, 4 + 4 8/2 = 2 ± सॉरी 1 ± √2, 1 + √2 तो नहीं लेंगे, सिर्फ 1 - √2 लेंगे, 1 - √2, सम ऑफ स्क्वायर्स पूछा है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 8 - 4√2 + 1 + 2 - 2√2, तो ये क्या बन गया 9 + 3 12 - 6√2, तो ये क्या आया 6 × 2 - √2, इसका आंसर मेरा सी आ गया। क्लियर हुआ? लेट ए एन बी द सीक्वेंस A0 = A एंड ए, ये क्या लिखा है A1 लिखा है शायद, A1 = 1/2 and 2an + 2 = 5an + 1 - 3an, n = 0 1 2 3,
देन सिग्मा ए के की वैल्यू। तो हमें क्या बनना है, ए एन की वैल्यू ए नॉट और ए वन के टर्म्स में निकालनी है। तो इसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, 2an+1 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 2an+2 माइनस 2an+1 इज इक्वल टू 3an+1 माइनस 3an। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, बताओ, 2 × an+2 माइनस an+1 इज इक्वल टू 3 × an+1 माइनस an। सिमिलरली मैं इसको इसकी वैल्यू क्या बन गई मेरी, 3/2 समथिंग। तो an+1 माइनस an इज इक्वल टू 3/2 an माइनस an माइनस 1, तो ऑन करके a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3/2 a1 माइनस a0। ओवरऑल मैंने इनका सम कर दिया, तो ये मेरे कटते चले गए, बचा क्या मेरा, an+2 माइनस a1 इक्वल्स टू 3/2 और क्या बना मेरा, an+1 माइनस a0। a0 तो मेरा 0 है ही, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। और a1 क्या है, 1/2। तो an+2 की वैल्यू क्या बनी मेरी, 3/2 an+1 प्लस 1/2, ये मेरी बनी। अब an+1 की वैल्यू मैंने इसमें फिर से ये उठा के रख दी। तो ये एक तरीके से क्या है मेरी, एक तरीके से ये मेरी AGP टाइप की लिखी है कुछ, ये मेरी कुछ AGP टाइप की लिखी है। इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने फिर से मैंने an+1 की वैल्यू an के टर्म्स में उठा के रख दी। तो ये क्या बन गया मेरा, 3/2 होल टू द पावर n। ये क्या बन गया मेरा, 3/2 × 3/2 an प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये मेरा कुछ ऐसा बन गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई मेरी, कुछ देख लूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, ऐसे ही करा है। तो इसकी वैल्यू क्या आई मेरी, 3/2 का स्क्वायर an प्लस 3/2 × 1/2 प्लस 1/2। अब इसकी वैल्यू मैंने an-1 रखी, तो ये क्या बन गया, 3/2 an-1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 × 3/2 प्लस 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या बनी मेरी, 3/2 का स्क्वायर इंटू an-1 प्लस 3/2 × 1/2 प्लस 1/2 × 3/2 प्लस 1/2। तो इसको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे हम, रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, 3/2 टू द पावर n a0 प्लस 3/2 × 1/2 × n प्लस 1/2। ये मेरा an बन जाएगा, an+2। ये मेरा क्या बन जाएगा, an+2। तो an+2 की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, an+2 की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, 3/2 टू द पावर n a0 तो 0 है ही, a0 तक ही ले जाएंगे ना इसको, हाँ a0 तक ही ले जाएंगे। तो ये क्या बन गया मेरा, 3/2 × 1/2 × n/2 प्लस 1/2। तो an+2 मेरा ये बन गया। तो 1 से लेकर 100 तक क्या बनी इसकी वैल्यू। अच्छा, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको सिंपली इसमें रख देना था, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। a100 सिंपली निकालो, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसको। ये वैसे ही हो जाता। 3 defective origins are accidentally mixed with 7 good ones, and on looking
At them, it is not possible to differentiate between them. No oranges are between a random from the lot if x is the number of defective oranges. तो इसका हम ये बनाते हैं, टेबल बनाते हैं. तो ये मेरा क्या है, डिफेक्टिव ऑरेंजेस, और ये मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटीज है. तो ये क्या है मेरी 0 डिफेक्टिव ऑरेंजेस की, ये मेरी 1 डिफेक्टिव ऑरेंजेस की, ये मेरी 2 डिफेक्टिव ऑरेंजेस की. ठीक है, तो 0 डिफेक्टिव ऑरेंजेस की मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑन लुकिंग देम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम. तो 0 डिफेक्टिव हो, 0 डिफेक्टिव का मतलब क्या है, 7 के साथ हमने 7C2 मतलब 7C2 तरीके से मैंने सारे के सारे उठाए, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी 10C2. एक डिफेक्टिव हो और एक मेरा वैसा हो, राइट हो, इसका मतलब क्या है 3C2 इंटू 7C2, सॉरी 3C1 इंटू 7C1, और ये क्या बन गया मेरा 10C2. टोटल तो 10C2 ही रहेगी, और दोनों डिफेक्टिव हो तो उसका मतलब क्या है 3C2 बाय 10C2. ये मेरी ओवरऑल रही. तो इसका वो क्या आया मेरा, इसका वेरिएंस क्या आया मेरा 7C2 बाय 10C2. क्या होता था फॉर्मूला, x माइनस एक्स आई 7C2 इंटू 10C2, 0 इंटू का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3C1 इंटू 7C1 डिवाइडेड बाय 10C2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3C2 इंटू डिवाइडेड बाय 10C2 का होल स्क्वायर, माइनस में 0 इंटू 7C2 बाय 10C2 प्लस 1 इंटू 3C1 इंटू 7C1 बाय 10C2 प्लस 2 इंटू 3C2 बाय 10C2, इसका होल स्क्वायर. ये मेरा मीन है, ये मेरा वेरिएशन है. तो ये तो 0 ही है. 3 इंटू 7 बाय 10 इंटू 9 बाई 2, 5 इंटू 9, 3 इंटू 7 बाय 5 इंटू 9, ये 3 से कट, 7 बाय 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 1 बाय 15 का स्क्वायर, 49 प्लस 2 51, 51 बाय 15 का स्क्वायर, माइनस ये 0, ये 3 से 3 गया, 7 बाय 15 प्लस 2 बाय 15, 9 बाय 15, माइनस 9 बाय 15 का स्क्वायर. कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ सिली मिस्टेक करी होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट a 4 cos t, 4 sin t. Let a 4 cos t, 4 sin t, 2 sin t, minus 2 cos t, and 3r minus be the vertices of a triangle where t is a parameter if then alpha equals to. क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, एक तरफ बाइनोमियल दिया है और एक तरफ ये दिया है, तो हमें सी वर्टिसेस भी पता होनी चाहिए थी. हमें क्या पता होना चाहिए था, सी वर्टेक्स भी पता होना चाहिए था. तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, सी वर्टेक्स भी पता होना चाहिए था. ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
पता नहीं कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एफ आर से आर बी, आ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2+3a x² प्लस a+2 बाय a माइनस 1x प्लस b। तो पहले तो हमें करते हैं इसको x प्लस वाई को एफ ऑफ एक्स प्लस वाई से पुट कर देते। तो ये क्या बन गया मेरा 2+3a इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या बन गया मेरा a+2 बाय a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2+3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a+2 बाय a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b प्लस एफ ऑफ वाई 2+3a इंटू वाई स्क्वायर प्लस a+2 बाय a माइनस 1 इंटू वाई प्लस b प्लस 1 माइनस 2/7xy। ये मेरा कुछ ऐसा बना। इसको सिंप्लीफाई करा तो क्या बना मेरा 2+3a इंटू 2xy। ये मेरा कट, b मेरा कट, बचा क्या मेरा इज इक्वल टू 1 प्लस b माइनस 2/7xy। और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है मेरी 1, तो b मेरा क्या है 1 के बराबर। तो ये मेरा क्या हो गया, b मेरा 1 के बराबर, तो ये मेरा 2 के बराबर। एक्स वाई का कोएफिशिएंट कंपेयर करा, तो 2+3a क्या आया मेरा -1/7। तो 3a क्या आया मेरा -1/7 -2 इज इक्वल टू -15/7। तो a क्या आया -5/7। a मेरा -5/7 आया, मेरे को पूरी क्वालिटी की मिल गई। a मेरा -5/7 आया तो मेरे को पूरी क्वालिटी की मिल गई। तो क्वालिटी मिल गई तो इसका मतलब क्या है, मेरे को f1 f2 f3 f5 सब मिल गए। तो क्या बना मेरा बताओ 2 प्लस -15/7 -x²/7 प्लस -5/7। तो -5/7 प्लस 2 14 9/7 -5/7 -1 -14/7 ये कटा -9/14x प्लस 1। ये मेरी क्वाड्रेटिक बनी। अब इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालना का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है मेरी, पहले बात तो इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया मेरा -4x² -18x प्लस 28। ये मेरा बन गया। 1 डालने पर कितना आया मेरा -22 6। 2 डालने पर कितना आया मेरा -4 इंटू 4 -16 -16 -8 इंटू 2 18 इंटू 2 -36 -16 -36 प्लस 28 कितना बना -36 -16 4 5 54 54 और 28 6 2 26 प्लस 26 प्लस करना है इसको पूरा सॉल्व 750 आंसर आएगा।